बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप में और नरेंद्र मोदी में बातचीत हुई है और ये बड़े लंबे अरसे के बाद एक दोनों के बीच में अजीबोगरीब डेडलॉक था और अब बातचीत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और पाकिस्तान के वजीर आजम को काफ़ी उठा कर रखा हुआ था और बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत को शर्मिंदा करने के लिए ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स इस किस्म के वर्ड इस्तेमाल करता था कि भारत के बड़े खूबसूरत नए नकोर तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने साथ गिरा दिए। और डोनाल्ड ट्रंप कोई और बात नहीं करता था, उसने भारत को काफ़ी शर्मिंदा किया। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ कि इंटरनेशनली भारत की बेइज्जती होती थी और क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला रहता है लिहाजा पाकिस्तानी बड़े खुश थे। अब जनाब, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा था कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, याराना है, ये बहुत पुराना है और ये चीज़ें उनकी सेटल हो जाएंगी। तो आप इसको ये ना समझें कि अमेरिका के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े शानदार हो गए। इसको आप यूं देखें कि अमेरिका इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है आपको भारत के खिलाफ और भारत को सबक सिखा रहा है और डील के ऊपर लेकर आ रहा है जिसपे वो भारत को लाना चाहते थे। अब जरा ये तारीफें सुने एक दूसरे की। पहले आपको मैं सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में, ट्रांसलेशन है दोनों की मेरे पास, एक नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, एक डोनाल्ड ट्रंप ने किया। जरा सुने आप, आपको पता चले कि चल क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखता है कि आज सुबह भारत के वजीर आजम मोदी के साथ बात करना मेरे लिए एजाज की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं और अपने मुल्क के एक ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं। हमने तजारत और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे समेत बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। वो रूसी तेल की खरीदारी बंद करने और अमेरिका और मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा खरीदारी करने पर राजी हो गए हैं। इससे यूक्रेन में जंग खत्म करने में मदद मिलेगी जो इस वक्त जारी है और जहां हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। वजीर आजम मोदी के साथ दोस्ती और एहतराम के नाते और इनकी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर मुअस्सिर होते हुए हमने अमेरिका और भारत के दरमियान एक तजारती मुआहदे पर इत्तफाक किया है जिसके तहत अमेरिका एक कमशुदा बाहमी टैरिफ वसूल करेगा भारत से और इसे 25% से कम करके, पहले भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया हुआ था और पाकिस्तान के ऊपर 19% लगाया हुआ था। तो पाकिस्तान बड़ा खुश था कि हमारा 19% है। अब उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ 25% से कम करके 18%, यानी पाकिस्तान से भी 1% कम कर दिया है। वो भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ जो भारत है वो टैरिफ जीरो कर देगा, इससे अमेरिका को भी फायदा होगा। फिर 500 अरब डॉलर का भी कोई सरमायाकारी की और खरीदारी की और तजारती एक डील हुई है। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े आला अल्फाज इस्तेमाल किए भारत के बारे में। भारत के साथ हमारा हैरत अंगेज रिश्ता मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होगा। वजीर आजम मोदी और मैं दो लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं, ऐसी बात जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये तो डोनाल्ड ट्रंप थे। अब आ जाए आप नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा, आज अपने अजीज दोस्त सदर ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। ये जानकर मुसर्रत हुई कि मेड इन इंडिया मसनूआत पर अब जो टैरिफ है वो कम होकर 18% रह जाएगी। इस शानदार ऐलान पर भारत के 1.4 अरब अवाम की, यानी 1 अरब 40 करोड़ अवाम जो है, 140 करोड़ अवाम की तरफ से सदर ट्रंप का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जब दो बड़ी मईशतें और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतें मिलकर काम करती हैं तो इससे हमारे अवाम को फायदा पहुंचता है और बाहमी ताउन के लिए बेपनाह मौके पैदा होते हैं। आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सदर ट्रंप की क़यादत इंतहाई अहमियत की हामिल है। भारत अमन के लिए इनकी कोशिशों की भरपूर हमायत करता है। मैं अपनी शराकतदारी को बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूं। यह हो गया नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप का और नरेंद्र मोदी का बयान। आपने दोनों के बयान सुन लिए। अब ये एक्चुअली हुआ क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में बड़े लंबे अरसे से एक ट्रेड डील चल रही थी। भारत यूरोपीय यूनियन के साथ भी एक ट्रेड डील कर रहा था और गल्फ ममालिक के साथ भी भारत अपनी ट्रेड की एक डील कर रहा था। अब हुआ यह है कि भारत ने तमाम जगहों पे अपनी डील तकरीबन मुकम्मल कर ली थी। यानी यहां गल्फ में उन्होंने बड़ी अच्छी डील की, सऊदी अरब के साथ की, यूएई के साथ की, फिर उन्होंने खित्ते के अंदर कुछ डीलें की।
और अब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करके आया। तो अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया कि इससे पहले कि ये लोग हमारे बगैर सरवाइव करें, तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है, यानी जो पहले नुकसान हो रहा था वो नहीं है। तो 18% टैरिफ पे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला अमेरिका में, जो पाकिस्तान से भी बेहतर हो गया। और पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं हैं। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। अब यहां पे ना भारत को अमेरिका ने कायल कैसे किया कि आपने रशिया का या ईरान का तेल आपने नहीं लेना, तो बड़ा आसान है। वेनेजुएला में बहुत बड़े बड़े जखायर अमेरिका के हाथ लग गए तेल के। अब भारत एकदम ऐसा नहीं होगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा या ईरान से तेल कोई चीज वहां से लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। ये ग्रेजुअली होगा, वहां से कम करेंगे, आहिस्ता 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 कम करेंगे और यहां से वेनेजुएला से जो है ये इनकी रसद बढ़ती जाएगी। अब यहां पे अमेरिका भारत को जो तेल फराहम करेगा वो भारत को उतने का ही पड़ेगा या उससे कम में पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑफर तो आपको करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रशिया से आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप अमेरिका से महंगा खरीद लेंगे, नहीं, वो भारत घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। अब उनको वेनेजुएला से तेल मिलेगा। जबकि एक खबर ये आ रही है कि, और ये रॉयटर्स के ऊपर आई है, और रॉयटर्स ने ये क्लेम किया है कि एक RIA न्यूज एजेंसी है रशिया में, और ये मुख्तलिफ जगहों पे खबर छपी हुई है, ये पाकिस्तान टुडे में भी छपी है, ये खबर अभी माजी करीब में छपी है। ये खबर कहती है जी कि पाकिस्तान और रशिया भी कोई ऑयल डील के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिका भारत की और रशिया की डील खत्म करवा रहा है और पाकिस्तान रशिया के साथ डील करने जा रहा है, और यही काम इमरान खान साहब 2022 में करने जा रहे थे। आप देखें वक्त का चक्कर कैसा है। इमरान खान को जो बात बहुत पहले समझ आ गई थी वो अब ये सोच रहे हैं कि हम ये करें या ना करें, कंफ्यूजन का शिकार है। दूसरी तरफ ये करके, यानी नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया था ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिली। अगर पाकिस्तान भी उस दौर में ये कर देता तो पाकिस्तान को भी अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिल जाती और बहुत सारे फायदे मिल जाते। लेकिन यहां पे जो अशराफिया है उन्होंने अपने फायदे लिए, अपने मुल्क के फायदे नहीं लिए। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर लिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी, और अब अमेरिका के साथ भी। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बहुत मुश्किल सुनेंगे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 या 8 प्लेन्स पाकिस्तान ने गिरा दिए भारत के। अब आपको शायद ये सुनने को मुश्किल मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने सास वाले ताने दिए बड़ा लंबा अरसा भारत को, लेकिन देखें यहां पे मुल्की मफादात देखे जाते हैं। इंडिया ने अपना मफाद देखा, अमेरिका ने अपना मफाद देखा, तमाम ममालिक ने अपना अपना फायदा देखा, और पाकिस्तान ने यह देखा कि हम अपना जाती फायदा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, उन्होंने कहा जी हमारा जाती फायदा किस बात में है, मुल्क छोड़ो दफा करो, जाती फायदा देखो, इमरान खान को अंदर कैसे रखना है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर दुनिया को चुप कैसे रखना है, जो कहते हैं मान लो। तो हमने कौम के लिए कुछ हासिल नहीं किया। इनके चक्कर, इन्होंने रिक्शे की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को चलाया, इन्होंने इतने चक्कर लगाए अमेरिका में, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 टके की कोई इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की, कुछ नहीं लेकर आए। ये वो एक जेंट्री बीच साहब आए थे, सुना था बहुत पैसा लेकर आएंगे, कोई पैसा नहीं आया। 1000 ओवरसीज बुलाए, इन्होंने कहा जी पता नहीं कितने हजार अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं है। ये कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके, और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रेवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे, और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। आप एक और चीज देखें ना नाज़रीन, फर्क कितना है। फर्क यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने लॉबिंग करके अमेरिका से ताल्लुकात बनाए, और बज़ाहिर इनको चूना लग गया। अमेरिका ने इंडिया के साथ ईरानी तेल और रशियन तेल का मामला कर लिया। अब अमेरिका में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। ये जो मिनरल कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है, इसमें भारतीय वजीर खारजा को बुलाया गया, पाकिस्तान इसमें मदऊ नहीं है। हम तो मिनरल जो है वो ब्रीफ केस में डालकर ले गए थे कि हुजूर हुक्म करें करना क्या है, और पाकिस्तान तो इसका रुकन भी नहीं है। तो पाकिस्तान ना बहुत पीछे रह जाता है मामलात में, क्योंकि ये अपने बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते। अब आ जाए पाकिस्तानियों के ऊपर कर्जा कितना है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था, ये मैंने डाटा खुद बनाया था, मैं आपके सामने रखता हूं। इस डाटा को आप देखें, हर पाकिस्तानी के ऊपर कितना कर्जा है। ये हम शुरू कर देते हैं आज से 26-27 साल पहले से, जब नवाज शरीफ से परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार छीना। जिस दिन
यानी जब नवाज शरीफ को निकाला, गिरफ्तार किया और परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार पे कब्जा किया 1999 में, तब हर पाकिस्तानी के ऊपर 22,932 रुपए का कर्जा था। पाकिस्तानी रुपयों में बात करूंगा मैं। फिर जब मुशर्रफ का इक्तदार खत्म हुआ 9 साल के बाद, लगभग 8-9 साल के बाद मुशर्रफ का इक्तदार इख्तिताम पजीर हुआ, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 34,100 रुपया कर्जा था। लगभग 11,000 रुपए का कर्जा इजाफा किया मुशर्रफ ने इतने सालों में। जरदारी साहब आ गए। जरदारी साहब जब आए तो 34,100 रुपए भी उनको मिला था, और जब वो गए तो वो 81,576 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ साहब को 81,576 रुपया फी पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था जब हुकूमत मिली। और जब नवाज शरीफ साहब गए 2018 में, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,45,254 रुपया कर्जा था। यानी मियां साहब दुगना करके चले गए। जितना कर्जा पाकिस्तानियों के ऊपर था उसको लगभग दुगना करके मियां साहब अपने 5 साल में चले गए। इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब ने इस कर्जे को मजीद बढ़ा दिया और उनके दौर में 2,09,430 रुपए कर्जा हो गया हर पाकिस्तानी पे। और असल तबाही तो फेरी है शहबाज शरीफ ने, जो अब मैं आपको बताने लगा हूं। शहबाज शरीफ ने इतनी तेजी से तबाही फेरी है कि सिर्फ आखिरी 1 साल के अंदर अभी इन्होंने फी पाकिस्तानी के ऊपर 40,000 रुपए का कर्जे का इजाफा कर दिया है। और अभी इन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ है। अगर ये कंट्रोल ना करें तो ये 4 लाख रुपए तक चला जाए फी पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा। और इस वक्त 3,33,000 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा है। सबसे ज्यादा इसमें जो हिस्सा डाला, नंबर 1, वो शरीफों ने डाला। शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में कर्जों की सबसे बड़ी तबाही फेरी है। ये जरा मोहम्मद जुबैर साहब का एक डाटा उन्होंने दिया, ये आप देखें। 1947 से लेकर 2021 के इख्तिताम तक, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के दिन आ गए थे, ये सारे अदवार के अंदर पाकिस्तान ने जितना टोटल कर्जा लिया वो 43 ट्रिलियन है। 1947 से लेकर 2021 तक वो 43 यानी 43 ट्रिलियन है। और शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 4 साल के अंदर जो कर्जा लिया वो कितना है? 37 ट्रिलियन। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 2021 तक लिया, उसके बाद जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को ला के बिठाया गया, तो इन 4 सालों में पाकिस्तानियों ने जो कर्जा लिया है, इतनी तबाही फेरी कि इन्होंने 37 ट्रिलियन का कर्जा ले लिया। जितना कर्जा हमने 75 साल में लिया उतना इन्होंने 4 साल में ले लिया। यह किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। ये डाटा आपके सामने रखना जरूरी था ताकि हमें याद रहे हमेशा कि पाकिस्तान किन लोगों की वजह से पीछे रह गया। अब नाज़रीन आ जाए बलूचिस्तान वाकये पर। अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली के अंदर बातचीत की है। उन्होंने कहा जी कैसे लोग 15 जिलों में आकर घूमते रहे, कोई शरीफ आदमी होता तो हुकूमत छोड़ देता। 2 घंटे तो कुछ भी नहीं हुआ। कल जो लोग आए थे वो मरने के लिए आए थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्यों पता नहीं चला कि क्या हुआ? अगर कस्दा ये है ये सब कुछ हुआ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई। किसी टीवी ने हमले के बाद गाने बंद नहीं किए। कोयले की कानों पर जितना टैक्स हुकूमत को मिलता है उतना ही टैक्स BLA को मिलता है। उन्होंने कहा कि आए बैठे और पाकिस्तान को बचाएं। आप बताएं मुल्क में कौन कलाशनकोफ लाया? हमने तालिबान को सपोर्ट किया और तरबियत दी। ज़िया-उल-हक ने तालिबान को फ्रीडम फाइटर कहा। हमने तालिबान को सिखाया कि छावनियों में घुसा कैसे जाता है। अफगानिस्तान के साथ बात करें, दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होती। महमूद अचकज़ई साहब समझा रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया इस सारे मामले के ऊपर। जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं उनकी जानिब से जिस किस्म के स्टेटमेंट दिए गए उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके ऊपर उन्होंने एतराज भी किया, मजम्मत भी की। अब एक चीज इमरान खान साहब के हवाले से उठाई महमूद खान अचकज़ई ने। उन्होंने कहा जी अब इमरान खान की सेहत के मामले पर बहस हो रही है। यह कैसा तर्ज अमल है? कौन सा आसमान गिर पड़ेगा अगर एक डॉक्टर को भिजवा दिया जाएगा? हर इंसान का कोई जाती डॉक्टर होता है। हुक्म दें और जाती डॉक्टर को भिजवा दें, वो मुआयना करके वापस आ जाए, पूरी कौम को बता दे कि इमरान खान साहब की सेहत की असल हालत क्या है। सारा पाकिस्तान इसी बात पे लगा हुआ है कि कभी ये खबर आती है, कभी वो खबर आती है, रात को कुछ सुबह कुछ।
इमरान खान आपकी मलकियत नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो मुल्क का साबिक वजीर आजम और एक बड़ी सियासी शख्सियत है। अचक से ही ने कहा कि वो शहबाज शरीफ को एक खत भी लिखने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा इसमें बुराई क्या है कि दो जाती डॉक्टर भेज दिए जाएं, वो जाकर इमरान खान की सेहत देखें और कौम को आगाह करें। हर बात को तनाजा बनाना, हर मामले को सियासी हथियार बनाना, यह दुरुस्त नहीं है। देखिए, यह बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दो राय है। एक राय यह है कि इमरान खान साहब की डॉक्टरों से मुलाकात करवा दी जाए, बैनुल अक़वामी प्रेशर को और बाकी चीजों को टैकल किया जाए। दूसरी राय यह है कि इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि एक नया नैरेटिव बन जाएगा और हम फिर उस नैरेटिव को काउंटर करने में लंबा अरसा लगा देंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को यह लगता है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के बंद करके, मुलाकातें बंद करके उन्होंने बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल कर दिया है। एक हिस्से को लगता है कि यह ज्यादती है, अब मुलाकात करवा दें, कोई नहीं, मुलाकात तो हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे बैनुल अक़वामी तौर पर बदनामी होती है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के मामला में बड़ा, क्योंकि ये इशू उठेगा। यूरोपीय यूनियन के आपके पास जीएसपी प्लस का स्टेटस है, आपके पास बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फ्यूचर में, और ये प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता, अगर आपने इंसानी हकूक की पामालियां बंद ना की तो। अब मामला आगे अटक जाता है फील्ड मार्शल में। देखिए, फील्ड मार्शल का और इमरान खान साहब का जाती अनाद है। फील्ड मार्शल को इमरान खान साहब पे जाती गुस्सा है, और ये कोई छुपी ढकी छुपी बात भी नहीं है। इमरान खान और फील्ड मार्शल के बीच का जो तनाव है ना, वो पाकिस्तान को यहां तक लेकर आया। इमरान खान साहब कहते हैं जी मुल्क सियासतदान चलाएंगे, हम फैसले करेंगे। फील्ड मार्शल के दिमाग में कोई और चीज चल रही है, वो सियासी इंतकाम ले रहे हैं, और वो इमरान खान साहब को जाली केसेस के अंदर फंसा के अंदर बैठे हुए हैं। और उन्हें यह लगता है कि अगर इमरान खान को छोड़ा तो बाहर आके पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब इमरान खान को बाहर निकाला तो ये वो सियासतदान बन जाएंगे जिनके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। और जब किसी पाकिस्तान पूरा का पूरा किसी सियासतदान के साथ खड़ा हो गया तो उसके पास अवामी ताकत है, वो कोई भी फैसला कर सकता है, कोई भी चीज कर सकता है। ये सारा का सारा आपने हुजूम जो पाकिस्तान का, इसको तब तक रोका हुआ है कि इमरान खान जेल में है। वो बाहर आके आवाज देगा, लोग आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? इमरान खान खुद मौजूद हो ना, तो वो खुद लीड करना भी जानता है, और वो लीडर भी बहुत बड़ा है। ये बात ये लोग जानते हैं कि इन्होंने मसनूई तौर पर कंट्रोल किया हुआ है सारे इन्वायरमेंट को। अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला तो कमांड उनके हाथ में चली जाएगी। अभी एक दावा किया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, ये उन्होंने पहली दफा नहीं किया, इन्होंने पहले भी दावा किया था और भी दावे किए थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इमरान खान को तुर्की ले जाने की पेशकश की। अच्छा, ये इमरान खान को नहीं, ये कोई हुकूमत के साथ बात करके गए थे। इमरान खान साहब से तो उनकी बात ही नहीं हुई, और इमरान खान को तो ये ऑप्शन ही किसी ने नहीं दिया कि आप तुर्की चले जाएं। पहले एक ऑप्शन उनको दिया गया था और बार बार उनको कहा गया था बाहर चले जाए, इधर चले जाए, यूरोप चले जाए, लेकिन इमरान खान साहब इनकार करते रहे। अब तैयब उर्दगान साहब वाली बात बीच में आ गई। इससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने यह भी कहा था कि ट्रंप आएगा और वो आके कहेगा कि इमरान खान को छोड़ दो, तो फिर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने भी ये खबरें दी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत क्लेम कर रहे थे, उनके क्लेम हमने आपको सुनाए भी कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो सारा कुछ नहीं हुआ ना। हुआ ये कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये जान लिया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने काम निकलवाने के लिए इमरान खान नामी हथियार से ब्लैकमेल किया जा सकता है, और उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया इमरान खान का, और इमरान खान साहब के डर का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से वो सारा कुछ करवाया जो करवाना मुश्किल था। तो अमेरिका ने एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से लड़ाई को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, और यह अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो कोई इमरान खान से तो पूछो जाना है कि नहीं जाना। इमरान खान तो कहते हैं मैं नहीं जाता, वो तो कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। फर्ज करें अगर आज इमरान खान साहब कह देते हैं जी मैं चंद चीजों के ऊपर बातचीत कर लेता हूं, या कोई डील भी कर लेते हैं, तो क्या उससे उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता फौरी तौर पर कोई मकबूलियत कम होगी। वो जहां इमरान खान साहब मकबूलियत में पहुंच गए, छोटा मोटा डेंट तो कहते ही कुछ नहीं है। ये अब इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत का, अपनी जात का फैसला है कि वो क्या फैसला करते हैं। उनको ये फैसला करने में, मैं पिछले वीलॉग में आपको बता रहा था, वो दबाव नहीं लेते, वो नहीं सोचते फैसला करने से पहले कि इसके बारे में लोग क्या कहेंगे। वो ये सोचते हैं ये फैसला मुझे मेरे गोल की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर उन्हें लगेगा कि मैं अपने गोल के करीब हो रहा हूं ये फैसला करके, तो वो कर भी देंगे। उन्हें परवाह भी नहीं होगी कि बाहर बैठे हुए, अंदर बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं, नहीं होगी। ये जो लोग कहानी सुनाते हैं वो इमरान खान को जानते ही नहीं है। नाज़रीन, आईजी पंजाब उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। मैं एक बात आपको बताऊं, इस आदमी को सुकून नसीब नहीं होगा, ये मेरा दिल कह रहा है।
इसने बड़ी तबाही फेरी है। इसने मिडिल क्लास को तबाह करके रख दिया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन को गिरफ्तार किया, सड़कों पे घसीटा, बच्चों को मारा, बच्चों को गिरफ्तार किया। इसने लोग अगवा करवाए, इसने जाली मुकदमात बनवाए, बड़े पैमाने पर जुल्म, जबर और फस्तायत का आलाकार बना रहा, बल्कि खुद जुल्म करता रहा। लोग जबरी तौर पे जो लापता थे, सीटीडी के सेंटर्स के अंदर पड़े हुए थे, इसने बड़ा जुल्म किया। इसने जाली पुलिस मुकाबले इतने करवा दिए, 2000 से ज्यादा बंदा इन्होंने सिर्फ जाली पुलिस मुकाबलों में पंजाब में मार दिया। ये आईजी उस्मान अनवर है। इस आदमी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। आम लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बिना पे ये उनके घर में घुसते थे और इसके ऑर्डर के ऊपर ये घर का सारा सामान तोड़ देते थे। एलसीडी, टेबल, चेयर, अलमारियां, खिड़कियां, गाड़ियां, उनके घर के कमोड और ये जो वॉश बेसन होते हैं, ये तक हर चीज तोड़ देते थे। इन्होंने बहुत तबाही फेरी, लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें 10-10 साल, 15-15 साल पीछे धकेल दिया। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से चीजें बनाता है। ये आदमी आला कार बना रहा, जुल्म का, जबर का। इसने जालिमों का साथ दिया और मजलूमों को कुचला। आप जिले शाह से देख लें, सहाफियों को इसने कुचला, आवाजों को इसने बंद किया। यह आदमी कभी भी अपनी जिंदगी में सुकून से नहीं रह पाएगा, मैं आपको यह बता देता हूं। ये जो मर्जी ड्रामा करता रहे ऊपर से कि मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा खुशहाल हूं, इसके घर में जो आदमी झांक कर देख सकता है ना, वो बताए कि क्या ये वाकई खुश है। ये बाहर से मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई देता है, ये अंदर से खुश नहीं है। ये लोग ऐसे ही करते हैं। जो जालिम औरत मुसल्लत की गई है ना, मैं आपको उसकी एक बात पहले ही बता चुका हूं कि उसे अस्पताल शिफ्ट होना पड़ गया था गोलियां खाने की वजह से।